नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का जेके 24/7 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात करेंगे किस तरह कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के बीच अब लॉकडाउन लगने से कुछ हद तक केसेस तो संभले हैं, लेकिन पोस्ट कोविड के जो खतरे हैं, पोस्ट कोविड जो इफेक्ट्स हैं, उन पोस्ट कोविड इफेक्ट्स से जिस तरह से लोग जूझ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की तादाद इसमें बढ़ रही है, उसका क्या हल निकाला जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के पिछले 24 घंटों के ताज़ा संक्रमित आंकड़ों को देखें तो वो घट करके 6000 के आसपास आ चुके हैं, जो कि आधे से भी कम है जब संक्रमण अपने चरम पर था। बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कहें तो जहां एक वक्त संक्रमण चरम पे था, आंकड़े 5000 3000 के आसपास जा रहे थे, वहीं अब करीब करीब 3 हफ्ता बीत चुका है आंशिक लॉकडाउन के और आंकड़े गिरकर 300 के आसपास आ गए हैं। अच्छी बात है, सराहनीय कदम, जिस तरह से लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझा, घरों से कम बाहर निकले और जो सुविधाएं हैं उनको भी चाक चौबंद किया जा रहा है। लेकिन यहां पर अब एक कोविड के आकर के खड़े थोड़ा कोविड आपको पकड़ चुका है, आप सर्दी जुकाम में जकड़ चुके हैं, उसके बाद L2 सीरियस और L3 लेवल के केस आ जाते हैं जिनको बहुत सख्त जरूरत होती है ऑक्सीजन की, जो कि आईसीयू पर रहते हैं या फिर वेंटिलेटर पर रहते हैं। इन सब की उन पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि पोस्ट कोविड के खतरे क्या क्या हैं, क्योंकि L1 और L2 बेड्स की मांग अब बहुत कम हो रही है, आधे से ज्यादा बेड खाली पड़े हैं इन सब स्तरों पे, लेवल पे, लेकिन L3 लेवल की बेड की मांग बहुत बढ़ गई है। साथ ही पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस के केसेस, पोस्ट कोविड फंगस के केसेस, पोस्ट कोविड शरीर में और तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होना, और पोस्ट कोविड खासकर उन लोगों के लिए जो या तो उम्र दराज हैं या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, डायबिटीज जैसी भी जिसमें इंक्लूडेड है, वो लोग कहाँ जाएं? क्या उनके लिए कोई इमरजेंसी बनाई गई है? क्या उनके लिए कोई ओपीडी खोली गई है? नहीं, अभी तक राजधानी लखनऊ में बड़े बड़े सरकारी संस्थानों में भी नहीं खोली गई है। इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि जो पोस्ट कोविड सीरियस पेशेंट्स हैं वो नॉन कोविड पेशेंट्स के साथ ही ओपीडी और इमरजेंसी में जा रहे हैं। ऐसे में अब कितना बड़ा खतरा पोस्ट कोविड का, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, लोग इससे किस तरह से जूझ रहे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे हम। और आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में दीपिका सिंह जुड़ी हुई हैं, अयोध्या से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दीपिका जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। हमारे साथ हमारे संवाददाता विभू गुप्ता जुड़े हुए हैं मेरठ से। विभू, स्वागत आपका। और साथ ही कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर संतोष यादव भी जुड़ेंगे, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल क्या स्थिति है अलग अलग जिलों में धरातल पे, वो समझने की कोशिश कर लेते हैं। दीपिका जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। अयोध्या, इस वक्त कैसी स्थिति वहां की? हम पोस्ट कोविड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद जो संक्रमण है काफी हद तक काबू में आ चुका है, लेकिन क्या जो लोग गंभीर तरीके से बीमार हो चुके हैं या फिर ब्लैक फंगस और अन्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, किस तरह के हालात आपको वहां दिख रहे हैं इस वक्त? बहुत ही ज्यादा काबू में कर ली गई है। मतलब ब्लैक फंगस का मेरे ख्याल से यहाँ पर एक केस आया था, और आप जो पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं कि कोविड हो जाने के बाद मरीज जो है सही हो जाने के बाद भी वो एक मानसिक तरीके से कहीं ना कहीं उसकी नींद भी खराब हो गई है या वो ज्यादा सोचने लग गया है। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए जैसे एक शारीरिक वर्क थे वो भी कम हो गए हैं, मानसिक वर्क उसका ज्यादा बढ़ गया है। तो उसको थोड़ा सा, जैसे अगर किसके कोई डॉक्टर हो तो उनसे भी सलाह लें वो। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योगा को भी आप अपने जीवन में उतारें, उससे भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, और एक अच्छे खान पान के साथ भी आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल जरूरी है इस वक्त सावधानियां रखना, और जरूरी है इस वक्त हर वक्त चौकन्ना रहना अपनी तमाम बीमारियों और संक्रमण को लेकर के। विभू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता मेरठ से।
विभू, इस वक्त क्या स्थिति मेरठ की, क्योंकि सबसे ज्यादा नए संक्रमितों के मामले में मेरठ ने राजधानी लखनऊ को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं ब्लैक फंगस के भी मेरठ में करीब 50 से ज्यादा केसेस थे। तो इस वक्त मरीजों की तादाद कैसी बढ़ रही है और क्या इस वक्त जो लोग पोस्ट कोविड इफेक्ट से जूझ रहे हैं, तमाम अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ हो पाया है? बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रही हैं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में मेरठ के सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं, चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर या ब्लैक फंगस की हम बात करें, 72 मरीज ब्लैक फंगस के मेरठ में सामने आ चुके हैं। लेकिन हालात इतने ज्यादा बुरे हैं मेरठ में कि लोग अब भी अपने घरों में कैद होने को बिल्कुल भी कतई भी तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस ने अपना सख्त रवैया तब जरूर अख्तियार किया था जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने का दौरा जब था, तब थोड़ी सी सख्ताई मेरठ में जरूर हुई थी। लेकिन अब कोई ढाक वाला हिसाब मेरठ में हो चुका है कि 72 ब्लैक फंगस के मामले लगातार तेजी से मामले जो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी लहर में देखा हमने कि मेरठ में ही सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामलों के जो मरीज थे वो सामने आए, लेकिन अब ब्लैक फंगस के भी मामले लगातार उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही सबसे ज्यादा मिलना तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जरूर बताता है कि मेरठ में हालात जरूर खराब है। हालांकि जब हमारी सीएमओ से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि एक अलग वार्ड ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए जरूर बनाया गया है। भरपूर दावे जब दूसरी लहर को लेकर भी किए गए थे, लेकिन वो दावे धरातल पर बिल्कुल भी नजर नहीं आए। सारी प्लानिंग, हम पहले भी बात कर रहे थे कि सारी प्लानिंग पुलिस प्रशासन की, आला अधिकारियों की बिल्कुल फेल हो गई थी। अब ब्लैक फंगस के मरीज जो हैं वो भी दवा के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो दवा ब्लैक फंगस के मरीजों को दी जाती थी वो अभी तक बाजारों में उपलब्ध नहीं हुई है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त वहां पे जो मरीजों की संख्या है वो भी कुछ हद तक काबू कर ली गई है, लेकिन संक्रमण अभी भी तेजी के साथ फैल रहा है। दीपिका जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। अयोध्या में जब आपने संक्रमण का चरम देखा तो किस तरह की तैयारियां आपने देखी? क्या वहां पर जो आम जनता थी दूर दराज के गांव में, उसमें इस बात को लेकर के अवेयरनेस भी थी कि कोविड क्या है, कोविड के टीके भी लगते हैं, कोविड से किस तरह से जूझा जाए? ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी कमी तो हम यही बताना चाहेंगे कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 1.5 साल से, जब आप उन्हें देखेंगे वो अगर जनता के बीच किसी आते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो उन्होंने अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाया था। वो या तो गमछा पहनते थे या तो मास्क। वो एक मतलब पहल करना चाहते थे कि आपकी जान कितनी ज्यादा कीमती है, ये एक महामारी है, मजाक नहीं है। तो लोगों ने इसको जो है बहुत सीरियस नहीं लिया। पहली जो लहर आई तो उसी के बाद हम बहुत ज्यादा मतलब इसके प्रति लापरवाह हो गए। और मास्क को, जैसे कि डॉक्टर भी बोलते हैं और हम भी जानते हैं कि ये पहली सीढ़ी थी हमारी कि हम 80% मास्क के द्वारा अपने आप को सेफ कर सकते हैं। पर कोई भी इस पर बिल्कुल भी इसको जैसे मजाक ले लिया। जैसे कि गांव के लोगों ने, आपने बात किया गांव के लोग, गांव के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी प्रशासन को, जब प्रशासन उतरा उन्होंने चालान किया और उन्होंने बहुत नियम बनाए शासन प्रशासन ने, तब जाकर के जनता के बीच इस महामारी को लेकर के जब आप लोगों ने, मीडिया ने दिखाना चालू किया कि ये महामारी किस हद तक जा सकती है, तो लोगों ने डरना, जो लोग स्वाभाविक रूप से डरना चालू हुए और फिर उन्होंने मास्क पहनना चालू किया। फिर लॉकडाउन लगा, घर पर रहना उन्होंने जो है आरंभ कर दिया। परंतु इसके बाद भी अगर जो आपने 1 महीने बाद दिखाया जब ये महामारी चरम पर चली गई, अगर हम इसके प्रति अपने प्रधानमंत्री जी को ही फॉलो करते रहते और मास्क पहनते रहते और इस महामारी को महामारी की तरह ही देखते, तो शायद स्थिति इतनी भयावह ना होती। और आज लॉकडाउन के चलते और बहुत ज्यादा कड़े नियम जो हो गए, इसके तहत हमने जो है इस महामारी पे विजय प्राप्त करनी चालू कर दी है। अभी विजय तो नहीं प्राप्त हुई है, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन जो है इसमें जितनी हम जागरूक रहेंगे, जितना अवेयरनेस दिखाएंगे, ये सभी से बिल्कुल आपने सही कहा। जोड़कर अपील है आपके माध्यम से। काफी हद तक केसेस कम हुए हैं और अब हमारी जागरूकता के साथ ही वो जो केसेस है वो धीरे धीरे करके खत्म होंगे। विभू, आपके पास एक बार फिर से मैं आऊंगी। जिस तरह से मेरठ में लगातार केसेस बढ़े थे, जिस तरह की मेरठ में भी अब L1 और L2 स्टेज के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, वहां पर बेड्स खाली हैं, लेकिन L3 लेवल पे काफी सीरियस पेशेंट्स हो रहे हैं। क्या पोस्ट कोविड इफेक्ट से जूझ रहे लोग या जो सीरियस हो रहे लोग, उनके लिए अलग से इमरजेंसी या OPD कहीं बनाई गई है?
कि हमने दूसरी लहर में देखा था कि हमें बेड्स की ज्यादा आवश्यकता पड़ी थी। इसी प्रकार कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है पोस्ट कोविड। हालांकि प्रशासन दावे कर रहा है कि हमने अलग से वार्ड बनाया गया है जो पोस्ट कोविड के मरीज हैं, लेकिन इलाज कहाँ से मिलेगा? ये समझना पड़ेगा कि हमें इलाज उन्हें कहाँ से मिलेगा जो मरीज पोस्ट कोविड के हैं, ब्लैक फंगस से जो पीड़ित हैं, क्योंकि दवा ही अभी तक बाजारों में उपलब्ध नहीं है। जो इंजेक्शन ब्लैक फंगस के मरीजों को लगता है वो इंजेक्शन 25 से 90 के बीच में लगाए जाते हैं। एक इंजेक्शन की कीमत करीब 7,000 रुपए है। तो कहीं ना कहीं बाजारों में इतनी मात्रा में अभी इंजेक्शन अवेलेबिलिटी ही नहीं है कि उन मरीजों को दिया जाए जो ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं। तो देखना जरूर होगा कि ये जो इंजेक्शन है वो कब तक बाजार में आते हैं। हालांकि प्रशासन हो या जो डॉक्टर्स हैं मेरठ के, वो जरूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, या कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन अभी दवा का अभाव जरूर डॉक्टर बता रहे हैं। लेकिन अभी प्रशासन दावे कर रहा है कि कुछ ही दिनों में जो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अभी हालात सुधरने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दूसरी लहर ने भी जिस तरह से तांडव मेरठ में मचाया वो सभी ने देखा। या उत्तर प्रदेश तांडव मचा जरूर देखा, मौत होगा, ये संक्रमित मरीजों का आंकड़ा मेरठ में भी घटना शुरू हुआ है। लेकिन अभी जो हालात ज्यादा जरूरत है अभी भी। जी बिल्कुल, हालात इस तरह के हैं कि पोस्ट कोविड इफेक्ट से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी मदद करने की बहुत जरूरत है। दीपिका जी, अयोध्या से भी जब संक्रमण चरम पर था, इनकी करीबन 10-15 दिन पीछे जाएं तो इस तरह की खबरें आई। वहां भी शमशान घाट का हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे राजधानी लखनऊ में देखने को मिले। बहुत लंबी शवों की कतार, लेकिन शमशान घाट पे रात में भी दाह संस्कार हो रहे हैं पर रोशनी तक का इंतजाम नहीं। वहां पे जो जाने का रास्ता है वो तक खड़ंजे वाला था, उसका ठीक से इंतजाम नहीं, जिसे लेकर के मांग भी की गई कि इसे जल्दी ठीक किया जाए। लेकिन अब दो चीजें हम लोगों के सामने सबसे ज्यादा हैं। ये जो दूसरी लहर जा रही है, ये अपने जो इफेक्ट्स कहेंगे आप, जो डैमेज कहेंगे, जो छोड़ करके जा रही है, अब उनसे निपटने की जरूरत है। क्योंकि सब जानते हैं कि केसेस बहुत हद तक कम हो चुके हैं। L1 L2 में जो हल्के फुल्के केसेस में आते थे वो मरीज अब ना के बराबर मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, जो सीरियस हो चुके हैं, जो अभी एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे शारीरिक रूप से, अब उन पे ध्यान देना जरूरी है। क्या अयोध्या में अब सुविधाएं कराई जा रही हैं कि इस तरह के बेड बने जो L3 लेवल के हों, जिनके लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ICU ये सब वहां पर मुहैया हो? जी अर्चला जी, यहाँ पर तो जैसे जब आपकी दूसरी लहर आई थी, यहाँ के प्रशासन ने तुरंत उस पर काम करना चालू कर दिया था। हमारे यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो अपने नेतृत्व में उन्होंने सारे कार्य किए, और यहाँ तक कि सारे जितने भी उनकी एक लिस्ट थी, और उन्होंने बहुत जल्द प्राइवेट जो अस्पताल थे उनको भी बोला कि आप भी कोविड के जो मरीज हैं उनको आप सुविधा दीजिए। तो जब पूरे देश में एकाएक, जैसे कहते हैं ना, आक्रमण टाइप का, तो जब बीमारी ने आक्रमण किया तो हालात तो बहुत बुरे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सुविधा कर दी गई। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, जिला जितने भी DM है जिले स्तर पे, सभी एकदम एक सैनिक की तरह कार्य कर रहे हैं। जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है यहाँ पर, RSS है और बहुत सारे सामाजिक संगठन है, बहुत हमारे मठ मंदिर वो भी सामने आए, और मतलब एक इंसानियत जिसे कह सकते हैं आप कि जिस स्तर का था उसने उस स्तर से अपनी लड़ाई लड़ी, और अब स्थितियां काफी बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ चुकी हैं। हम इस कोविड-19 को समझ भी चुके हैं कि ये कैसे इसकी चैन तोड़ी जाए, कैसे इसके लिए जो है हम अपने शारीरिक रूप से कैसे हम स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहें, दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें। तो कुछ हथियार हमारे हाथ में आ चुके हैं इसको समझने के लिए। लेकिन अब थोड़ी सी अगर हम लापरवाही करते हैं तो ये जरूरत है। जी बिल्कुल, मेरा भी यही अपने दर्शकों से कहना था कि अब इस स्तर पे लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत जरूरत है कि इस दूसरी लहर से हम सबक सीखें। विभू, एक बार फिर से आपके पास मैं मेरठ के केसेस को लेकर के आऊंगी। मेरठ से ही वो हादसा सामने आया था जिसमें संतोष नाम के एक व्यक्ति जिनकी मौत पहले हो चुकी थी, उनकी बेटी भटकती रही, मेडिकल कॉलेज में कोई जवाब नहीं मिला, उस पर ही कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राम भरोसे वाली टिप्पणी सरकार के लिए की थी। अब स्थितियां कितनी सुधरती हुई लग रही हैं आपको वहां पर? बिल्कुल ऐश्वर्या, जिस हिसाब से हमने संतोष वाला जो मामला देखा था, संतोष प्रकरण, उसमें काफी चिचालेदार मेरठ मेडिकल हॉस्पिटल की हुई थी। इसी तरह के और भी कारनामे शायद मेरठ मेडिकल कॉलेज में हुए हों जो भारी ना आए हों। हालांकि उनकी बेटी की हिम्मत थी जो वो
सामने आई और उन्होंने मामले का खुलासा किया। हमने देखा था कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में जब दूसरी लहर का जब प्रकोप बहुत तेजी से चल रहा था तो लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर ले जाकर धक्के खा रहे थे, अलग अलग हॉस्पिटलों में खा रहे थे। लेकिन अभी जरूरत है समझने की, क्योंकि अब हालात सुधरने शुरू हुए हैं। मरीज जो संक्रमित मरीज थे उनका आंकड़ा जरूर घटा है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हालात ये उत्पन्न क्यों हुए। जब दूसरी लहर का प्रकोप नहीं था तो लोगों ने जिस हिसाब से शादी पार्टी के आयोजन किए, सामाजिक संगठनों ने जरूर मदद की थी लोगों की जब पहली लहर थी, लेकिन दूसरी लहर के आने से पहले लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। सामाजिक स्थलों पर लोगों ने एक के ऊपर एक हमें चढ़ते हुए नजर आए, लेकिन हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए। पंचायत चुनाव जिसकी शायद बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी उत्तर प्रदेश में, उनका आयोजन हुआ। हालात हालांकि ब्लैक फंगस मेरठ में 72 केस आ गए हैं। हालांकि दावे जरूर किए जा रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते रविवार मेरठ आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम तीसरी लहर के लिए पहले से ही तैयार हैं। लोकल लेवल पर जीरो पर बिल्कुल सही व्यवस्थित ढंग से शुरू की गई है, लेकिन एकदम से इतने ज्यादा केसेस सामने आना तो कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। करना जरूर पड़ेगा लोगों को कि जो लोग बिल्कुल सड़कों पर बेवजह की तरह घूम रहे हैं उन्हें अपने घरों में कैद होना पड़ेगा। जो लॉकडाउन सरकार ने लगाया उसका पालन जरूर करना होगा। ये जो पुलिस के कांधों पर जिम्मेदारी है कि वो लॉकडाउन का पालन कराए, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और लॉकडाउन का पालन उन्हें करना होगा। बिल्कुल, अब जिम्मेदारी जनता को भी लेनी होगी। यही प्रश्न दीपिका जी आपसे लिए, अब जब हम तीसरी लहर की बात करते हैं और जनता भी पिछले करीब 1 से 1.5 साल में देख चुकी है कि कोविड के असर कितने भयावह हैं, क्या अब जिम्मेदारी हम लोगों पर भी है कि जनता खुद से समझे कि इस महामारी में हमारी सावधानियां ही हमारा बचाव होंगी? जी ऐश्वर्या जी, मैं यही अब सबसे कहना चाहूंगी, यही मेरी अपील भी है कि आप खुद के कर्तव्य को भी समझें। जब ये एक इसको जंग की तरह लीजिए, इसको युद्ध स्तर पे लीजिए। इसके साथ हमें हर प्रकार की तैयारी रखनी होगी। हमें और मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो खाली स्थितियों को खराब करने के लिए ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ना ही अपने पैसे का इस्तेमाल करें। अगर ज्यादा पैसा है तो आप अपने लिए अगर 1 मास्क खरीदते हैं तो उस 10 या 20 मास्क और खरीद लीजिए। और आप एक जैसे रोको टोको अभियान, कुछ लोग मैंने देखा फेसबुक पे कि आप रोको टोको अभियान के तहत अभियान बना लीजिए। इस मुद्दे को अभियान बनाना जरूरी है। जब आप अभियान के तहत इस पे काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत तेजी से आएगा। सरकार अपना काम कर रही है, आप भी देश के नागरिक हैं, देश पे विपदा आई है। हर एक नागरिक की जान बहुत ज्यादा कीमती है। आप अपने समाज के लिए बहुत कीमती हैं, आप अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप खुद के जान की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें और अपने आसपास, ये आपका भी कर्तव्य है। मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि हर व्यक्ति 20 लोगों का नंबर रखे। जैसे आप नंबर रखते हैं ऐसे आप अपने आसपास 20 लोग का नंबर रखिए और उसका हाल चाल आप प्रत्येक दिन लीजिए। भाई आपको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी कारगर होगा। जब एक व्यक्ति के चैन में 20 लोग होंगे और वो उसको हालचाल लेते रहेंगे। जी, जब चेन से चेन बनेगी तभी हम एक शक्तिशाली और कोरोना मुक्त देश बन पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर संतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत आपका हमारी चर्चा में। कोविड को लेकर के जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं। बहुत सारे अस्पतालों में जो L1 और L2 लेवल के बेड्स हैं वो बहुत जल्दी खाली हो रहे हैं, लगभग आधे की संख्या पे आ चुके हैं क्योंकि नए संक्रमित केसेस नहीं हैं। लेकिन वो लोग जो सीरियस हो चुके हैं L3 स्टेज पर आ करके और पोस्ट कोविड इफेक्ट्स में जिस तरह से ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा सामने निकल करके आ रही है, कितना खतरनाक मानते हैं आप इन पोस्ट कोविड इफेक्ट्स को? आप, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर, आ रही है। देखिए, ब्लैक फंगस एक टाइप की फफूंदी है और जो राइजोपस होता है उसके थ्रू होती है। ये इन्वायरमेंट में पाया जाता है ब्लैक फंगस और ज्यादातर ये जो है ये
नाक से, साइनसेस एरिया, हेड में, ये कई जगह इन्वॉल्व करता है। ये बेसिकली होता किसे, ये ज्यादातर ऐसे लोगों को होता है जो बहुत दिनों तक स्टेरॉइड की दवाइयां ले रहे हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, जिसको HIV है या कैंसर हो चुका है, या ऐसे लोग जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, और वो ऐसे साधारणतः लोग न परेशान हो ब्लैक फंगस को लेकर, जो 9 दिन 10 दिन के अंदर ठीक हो जा रहे हैं। ये ज्यादातर ऐसे लोगों में होता है जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहे हों, लंबे अंतराल तक एडमिट रहे हों, ऐसे लोगों में ये प्रायः देखा जा रहा है। लेकिन ये इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब डिस्चार्ज हो जाए, डिस्चार्ज होने के बाद ही मरीजों को ध्यान रखना होता है, और वो ध्यान दें, उनका कंट्रोल, शुगर को कंट्रोल में रखें। रखने के बाद ये देखें कि नाक से, जैसे ब्लैक फंगस 3 स्टेज में होता है। जैसे अगर पहली स्टेज में नाक को इंजर्ड करता है, नाक में गया तो काले रंग का म्यूकस आएगा। अगर साइनसेस में गया तो वो साइनसेस में हल्का शून्यपन हो जाएगा, भारीपन आएगा, दर्द और जबड़े में थोड़ा दर्द रहेगा, ऐसे फील करेगा। उसके बाद वो जाएगा आंख में, आंख के एरिया में गया तो आपको रेडनेस हो जाएगी, आंख में भारीपन लगेगा, एक आंख बंद हो जाएगी। उसके बाद हेड, सर की एरिया में अगर इन्वॉल्व करेगा, ब्रेन में इन्वॉल्व होगा तो ब्रेन में उसे चक्कर आएगा और एकाएक बेहोशी हो सकती है, और मरीज क्या होगा, इधर उधर की बातें करेगा। इससे लगेगा कि वो जो है ब्रेन तक इन्वॉल्व हो गया। फेफड़ों को इन्वॉल्व करेगा तो उसे खांसी आएगी, खांसी में वो खून की उल्टी होगी। तो इस तरह के लक्षण, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसको 2 ढंग से ट्रीट करते हैं। पहला, अर्ली स्टेज का जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन है, उसको लगाया जाता है, और वो हॉस्पिटल फार्म में ही लगाना है उसको, हॉस्पिटलाइज करके पेशेंट को, ना कि घर पे उसका इलाज। और लास्ट स्टेज में जब ये काफी हद तक जो है इन्वॉल्व कर लेता है, फिर इसमें एक डॉक्टरों की टीम की जरूरत होती है, जिसमें ENT सर्जन और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, प्लस इसमें मैक्सिलोफेशियल सर्जन की भी आवश्यकता होती है। तो ये लास्ट स्टेज में, जैसे फंगस होता है लकड़ियों में लग जाता है, इसी तरह जैसे उतने पार्ट को डिब्राइमेंट कर देते हैं, मतलब काट के हटा देते हैं, और फिर जाके ये गंभीर बीमारी। सर, यहाँ पर पोस्ट कोविड इफेक्ट्स के रूप में हम छाती में दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ये कितनी नॉर्मल है? देखिए, छाती में दर्द जो है ये कई ढंग से हो सकता है। जैसे कुछ मरीज रहते हैं, ऐसे हैं कुछ पेशेंट जिनमें ये देखने को मिल रहा है कि लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। लंग्स की ही बीमारी है कोरोना, लंग्स की कितना दिनों तक एडमिट रहता है, लंग्स की वजह से हो सकता है, कुछ हार्ट की वजह से हो सकता है कि हार्ट में पंपिंग कैसी है। तो बेसिकली हम इसको छाती में दर्द पे पोस्ट कोविड इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको डॉक्टर की सलाह लेना। अगर ये हार्ट में जाता है तो हार्ट के लिए ज्यादातर लक्षण उसमें होता है जो मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन हुआ है। सभी पेशेंट में नहीं, ऐसे पेशेंट जो लंबे अंतराल तक एडमिट रहे हैं, घर गए हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। होता क्या है, जब कोविड अपने आप में एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल लोड ज्यादा होता है, तो क्या होता है, बॉडी में इंफ्लामेटरी रिस्पांस उत्पन्न करता है, जिससे वो इंफ्लामेटरी रिस्पांस जो होता है ब्लड क्लॉटिंग करता है। ब्लड क्लॉटिंग होने के, अगर ये हार्ट में ब्लड क्लॉटिंग किया तो उसकी आर्टरी में जो होता है वहाँ एम्बोलिज्म बन जाएगा, जिससे वो हार्ट अटैक बन जाएगा। अगर वो लंग्स की आर्टरी में जो है ब्लड का थक्का जमा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सडन कार्डियक डेथ हो जाएगी। अगर वो ब्रेन की तरह आर्टरी तो स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये डिफरेंट, इसीलिए जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसको 21 से 28 दिन तक उसको एंटीकोगुलेंट में रखा जाता है। अतः डॉक्टरी सलाह, अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है, डॉक्टर की सलाह जरूर लें और इसको नजरअंदाज बिल्कुल न करें। ECG है, इको है, कंडक्शन सिस्टम, हार्ट में कंडक्शन सिस्टम की एबनॉर्मलिटी लोगों को सुनने में आता है कि आपकी जो है हार्ट की अनियमितता है, सर मेरी हार्ट रेट बढ़ा है, सर मेरी हार्ट रेट बढ़ गई 120 से 180 तक हो गई। तो ऐसे लोगों को ECG कराई जाती है। मसल्स डिस्ट्रॉफी हो जाती है, मसल्स में अटैक करता है, जिससे पंपिंग, हार्ट की पंपिंग में दिक्कत आ जाती है। हार्ट की पंपिंग में क्या होता है कि पेशेंट को जो है पैरों में सूजन आ जाएगी, वो हाफेगा तो लगेगा तो कोविड का लक्षण है, लेकिन वो हार्ट की वजह से जब अगर पंपिंग में आएगी तो उसको हम इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू उसको देख सकते हैं कि पंपिंग में क्या इफेक्ट पड़ा है। तो अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है तो इसको एकदम इग्नोर न करें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सर, एक आखिरी सवाल, पोस्ट कोविड मरीज इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अब आपको लगता है कि क्या पोस्ट कोविड इफेक्ट से जूझ रहे लोगों के लिए इमरजेंसी या OPD अब बड़े स्तर पे खोलनी चाहिए?
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का एक अभियान के थ्रू लगभग सभी अस्पतालों में पोस्ट कोविड ओपीडी स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में पोस्ट कोविड वार्ड भी बनाया गया है, जो कि सभी कार्डियक आईसीयू के साथ ही अटैच है, जहाँ की 24 आवर डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी है। आप आए, अगर आपको कोविड से संबंधित पोस्ट कोविड कोई समस्या है, आप दिखाएं। बाकी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, संजय गांधी पीजीआई में, हर जगह पोस्ट कोविड वार्ड बनाए गए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर संतोष आपका। विभू आपका भी बहुत शुक्रिया। दीपिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन एक बार फिर वही संदेश दोहराते हुए कि इस कोविड काल में अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि कोविड से भी लोग जूझ रहे हैं और पोस्ट कोविड इफेक्ट से भी जूझ रहे हैं। इसलिए इस वक्त जरूरत है सावधानी की, सतर्कता की। फिलहाल चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए JK 24/7 के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।